पिछली क्लास में हम लोग ये देख रहे थे कि रूसो ने प्राकृतिक अवस्था का जो चित्रण किया है वो दो चरणों से युक्त है, जिसमें प्राथमिक चरण को उसने आदर्श बर्बरता की स्थिति माना, जिसमें मनुष्य भावनाओं से शासित था और उसकी आवश्यकताएं सीमित थी। वो सुखी और संतुष्ट। लेकिन दूसरे चरण में प्राकृतिक अवस्था की वो आदर्श स्थिति नष्ट हो गई, क्योंकि विवेक और व्यक्तिगत संपत्ति का उदय हो गया। रूसो ने क्या कहा कि विवेकशील मनुष्य सबसे शरारती प्राणी होता है। नागरिक समाज की जो भी विकृतियां हम देखते हैं वो विवेक के कारण है, तार्किकता के कारण। और संपत्ति एक सर्प के समान मनुष्य के जीवन की शांति को डस लेती है। तो इन दो कारणों की वजह से प्राकृतिक अवस्था का दूसरा चरण कैसा हो गया? संघर्ष का हो गया। वैसी ही अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो गई जैसा चित्रण हॉब्स के द्वारा किया गया। हर व्यक्ति स्वार्थ में लिप्त होकर अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए दूसरों पर हावी होने लगा, दूसरों के साथ संघर्ष में लिप्त हो गया। तो ऐसी स्थिति में ये जो अराजकता प्राकृतिक अवस्था के दूसरे चरण में उत्पन्न हुई, इस अराजकता को दूर करने के लिए और अपनी खोई हुई स्वतंत्रता को फिर से प्राप्त करने के लिए लोगों ने आपस में समझौता करके एक आदर्श राज्य को जन्म दिया। रूसो के चिंतन में जो समझौता हुआ वो सामाजिक समझौता है, राजनीतिक समझौता नहीं है। हॉब्स ने भी सामाजिक समझौते की बात कही थी, लेकिन लॉक ने क्या कहा था कि समझौता दो तरह का हुआ, एक सामाजिक था और दूसरा शासक के साथ होने वाला राजनीतिक समझौता। लेकिन रूसो के चिंतन में समझौता एक ही है, वो है सामाजिक। इस समझौते के तहत हर व्यक्ति ने क्या वादा किया, क्या समझौता किया कि मैं अपने सारे अधिकार इस संप्रभु सत्ता को इस शर्त के साथ सौंपता हूं कि तुम भी अपने सारे अधिकार इसे ही सौंपो। यानी सारी शर्तें वही थी जो हॉब्स के चिंतन में देखने को मिलती है कि लोगों ने अपने सारे अधिकारों का समर्पण किसके फेवर में कर दिया? संप्रभु सत्ता के फेवर में कर दिया। लेकिन हॉब्स और रूसो के समझौते में एक बहुत बड़ा फर्क है, वो ये कि जहां हॉब्स के चिंतन में समझौते के माध्यम से लोगों ने अपने सारे अधिकार जिस संप्रभु को सौंपे, वो संप्रभु एक व्यक्ति है या व्यक्ति समूह हो सकता है, जबकि रूसो के चिंतन में जो समझौता हुआ, उस समझौते के माध्यम से लोगों ने जिस संप्रभु को अपने अधिकार सौंपे, वो संप्रभु एक व्यक्ति नहीं है, एक व्यक्ति समूह नहीं है, बल्कि पूरा का पूरा समाज है। यानी लोगों ने समझौता करके अपने सारे अधिकार, शासन करने का अधिकार विशेष रूप से किसको सौंपा? सामान्य इच्छा को सौंपा। वो सामान्य इच्छा कौन है, क्या है? ये सामान्य इच्छा समाज के लोगों की इच्छा है। यानी समाज के लोगों ने एक तरफ अपने व्यक्तिगत अधिकारों का बलिदान किया और दूसरी तरफ समूह के रूप में समाज को वो सौंप दिया। सामान्य इच्छा को संप्रभु बना दिया गया। कौन सी सामान्य इच्छा?
जो संपूर्ण समाज की आदर्श इच्छा, संपूर्ण समाज की आदर्श इच्छाओं का योग। ये सामान्य इच्छा क्या है, कैसे बनती है, इसको विश्लेषित करने के लिए रूसो ने दो तरह की इच्छाओं का उल्लेख किया है। एक को वो कहता है यथार्थ इच्छा, एक्चुअल विल, और दूसरी को कहता है आदर्श इच्छा या रियल विल। यथार्थ इच्छा क्या है? यथार्थ इच्छा मनुष्य की स्वार्थपूर्ण इच्छा है। हर व्यक्ति कोई ना कोई इच्छा रखता है, हमेशा इच्छाएं जन्म लेती रहती हैं। कुछ इच्छाएं स्वार्थ पर आधारित होती हैं, जिनसे हमारा सिर्फ हित पूरा होता है, और कुछ इच्छाएं ऐसी होती हैं जिसमें लोक कल्याण का भाव होता। आशीर्वादम, डॉक्टर आशीर्वादम क्या कहते हैं कि यथार्थ इच्छा समाज विरोधी इच्छा होती है, ये क्षणिक इच्छा होती है, भावावेग पर आधारित होती है, इसमें तार्किकता नहीं होती। जैसे उदाहरण के तौर पर आप ले सकते हैं कि कोविड-19 का पीरियड चल रहा है, महामारी का समय चल रहा है। ऐसे में घर में बैठे बैठे कोई व्यक्ति ऊब कर ये सोच सकता है कि अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है, सरकार ने सिनेमा हॉल खोलने की इजाजत दे दी है, मेरा मूड ऑफ हो रहा है, तो चलकर एक सिनेमा देख आते हैं। हालांकि मेरी तबीयत अच्छी नहीं है, मुझे सर्दी जुकाम है, फीवर, फिर भी चूंकि अभी मेरा मन कर रहा है और सिनेमा देखने से मेरा मूड अच्छा हो जाएगा, कुछ पलों के लिए हमारा हित साबित हो जाएगा, हित सिद्ध हो जाएगा, चलो मूवी देख आते हैं। ये विचार नहीं किया कि हमारे इस निर्णय का असर अन्य लोगों पर किस रूप में पड़ेगा। सिनेमा हॉल में जाने से मेरा मूड तो अच्छा हो जाएगा, लेकिन क्या मेरी जो तबीयत खराब है, मुझसे इन्फेक्शन समाज के अन्य लोगों को तो नहीं फैलेगा? सिनेमा घर में और जो लोग गए होंगे उन तक संक्रमण का विस्तार तो नहीं होगा? वो इस पर विचार किए बिना सिर्फ अपने हित को ध्यान में रखकर और क्षणिक भावावेग सामने आया, मन किया, अंदर ऐसी इच्छा जगी और पहुंच गए सिनेमा हॉल। तो ये कैसी इच्छा है? रूसो की दृष्टि में ये यथार्थ इच्छा है, क्योंकि इसमें सबके कल्याण का भाव नहीं है, ये व्यक्तिगत स्वार्थ पर आधारित है, और दूसरे ये क्षणिक भावावेग पर आधारित, मनोवेग पर आधारित है। इसलिए ये कैसी इच्छा है? ये यथार्थ इच्छा है, ये एक्चुअल विल है। लेकिन ये विल कैसी है? ये समाज विरोधी विल है, समाज विरोधी इच्छा है। दूसरी इच्छा को क्या नाम दिया रूसो ने? आदर्श इच्छा। एक व्यक्ति के अंदर ही दो तरह की इच्छाएं होती हैं, एक यथार्थ इच्छा होती है और दूसरी आदर्श इच्छा होती है। आदर्श इच्छा की क्या खासियत है कि एक तो ये भावावेगों पर आधारित नहीं होती, सोच विचार कर इसका निर्माण होता है। ये उदित होती है काफी विचार मंथन के बाद कि ऐसा सही है या नहीं सही है, ऐसा काम करने से मेरा हित होगा या समाज का भी हित होगा। तो वो इच्छा जो तार्किक होती है और भावावेगों पर आधारित न होने के कारण स्थायी रूप वाली होती है,
और सबसे बड़ी बात यह है कि जिसमें सबके हित का भाव निहित होता है, लोक कल्याण का भाव निहित होता है, ऐसी इच्छा आदर्श इच्छा कहलाती है। हर व्यक्ति में ये दोनों तरह की इच्छाएं होती हैं। रूसो क्या कहता है, सामान्य इच्छा क्या है? सामान्य इच्छा समाज के लोगों की आदर्श इच्छाओं का योग है। यानी समाज के हर व्यक्ति की श्रेष्ठ इच्छा सामान्य इच्छा में शामिल होती है और इसलिए वो लोक हितकारी होती है। ये समाज के सब लोगों की श्रेष्ठ इच्छाओं का योग है, आदर्श इच्छाओं का योग है। वो आदर्श इच्छा जिसमें जनहित का भाव होता है, जो तार्किक होती है, विवेकपूर्ण होती है और जो स्थायी विचार के रूप में हमारे सामने आती है, क्षणिक नहीं होती, क्योंकि ये किसी भावावेश पर आधारित नहीं होती। ये तर्कपूर्ण होती है, विचार विमर्श के बाद इसका निर्माण होता है। ग्रीन ने इसको किस नाम से संबोधित किया? सामान्य हित की सामान्य चेतना कहा कि समाज में सामान्य हित को लेकर, जन कल्याण को लेकर लोगों की एक जो सामान्य चेतना होती है, कॉन्सियसनेस होती है, वो ही वास्तव में शासन का आधार है। और दांते ने इस इच्छा को क्या कहा? समुदाय की श्रेष्ठ भावना कहा। तो रूसो ये कहता है कि शासन इसी सामान्य इच्छा के द्वारा किया जाता है, कानून इसी सामान्य इच्छा को अभिव्यक्त करते हैं। ये सामान्य इच्छा किसी व्यक्ति विशेष की इच्छा नहीं है, किसी शासक की इच्छा नहीं है। ये इच्छा किसकी इच्छा है? जन सामान्य की इच्छा है। तो जनता ने आपस में समझौता करके सारे अधिकार किसको सौंपा? जनता की सामान्य इच्छा को सौंपा। यानी एक हाथ से जनता ने अपने व्यक्तिगत अधिकारों का समर्पण किया और दूसरे हाथ से समाज का सदस्य होने के नाते वो भी सामान्य इच्छा का भाग बन जाता है। इसलिए शासन सत्ता उसके हाथों में आ जाती है। व्यक्तिगत रूप में व्यक्ति के अधिकारों का अंत हो जाता है, लेकिन व्यक्तियों से मिलकर जो समाज बन रहा है, जिस समाज रूपी व्यक्तित्व का निर्माण हो रहा है, उसमें व्यक्ति का अंश भी शामिल है। तो कहने का मतलब क्या है कि रूसो के चिंतन में शासक कौन बन जाता है? पूरा का पूरा समाज शासक बनता है। संप्रभु कौन है? कोई व्यक्ति नहीं है, पूरा का पूरा समाज है। किस रूप में समाज है? क्योंकि रूसो ने कहा कि लोगों ने अपने अधिकारों का समर्पण सामान्य इच्छा को किया, वो सामान्य इच्छा जिसका निर्माण सभी लोगों की आदर्श इच्छाओं के योग से होता है। यहां ये बात आती है कि क्या सामान्य इच्छा बहुमत की इच्छा होती है या सर्वसम्मति की इच्छा होती है? ऐसी इच्छा जिसमें सभी की सहमति शामिल हो या समाज के बहुसंख्यक लोगों की सहमति शामिल हो? रूसो कहता है नहीं, अल्पमत की इच्छा भी सामान्य इच्छा हो सकती है अगर वो तार्किक हो, विवेकपूर्ण हो, कल्याणकारी। एक बार को ऐसी स्थिति बन सकती है कि समाज का जो बहुमत है वो ऐसे विचार व्यक्त करे जो समाज के लिए कल्याणकारी ना हो। ये भी स्थिति बन सकती है कि पूरा का पूरा समाज ही ऐसे विचार को व्यक्त करे जो अल्टीमेटली लोक कल्याण को ना साधता हो, जन विरोधी हो। ऐसा हो सकता है, लेकिन
वहां पर सामान्य इच्छा कैसे डिसाइड की जाएगी? अगर समाज का एक छोटा सा वर्ग भी कम संख्या में बुद्धिजीवी वर्ग के द्वारा अगर कोई विचार रखा जाता है, बुद्धि संपन्न विचार होता है, तार्किक विचार होता है, भले ही वो समाज के कम लोगों के द्वारा रखा जाए, अल्पमत के द्वारा रखा जाए, बहुमत के द्वारा ना रखा जाए, फिर भी वो सामान्य इच्छा बनेगा अगर उस विचार में, उस इच्छा में लोक कल्याण का भाव है तो। अगर उसमें तार्किकता है तो। सामान्य इच्छा बनती कैसे है? कोई भी सार्वजनिक प्रश्न जब सामने आता है, उपस्थित होता है, तो उस प्रश्न पर समाज के सभी लोगों के द्वारा विचार किया जाता है। हर व्यक्ति अपने दृष्टिकोण से, अपनी जानकारी के अनुसार उस विषय पर अपने विचार रखता है। व्यापक विचार विमर्श होता है समाज के अंदर, और उस विचार विमर्श की प्रक्रिया में जो स्वार्थपूर्ण विचार हैं वो नष्ट हो जाते हैं, और जो कल्याणकारी इच्छाएं हैं, कल्याणकारी विचार हैं, वो उभर कर सामने आते हैं। यही कल्याणकारी विचार, यही कल्याणकारी इच्छा सामान्य इच्छा है, जिसके आधार पर शासन का संचालन किया जाता है। ये जो सामान्य इच्छा बनी समझौते के बाद, जिसे सारे अधिकार सौंपे गए, जिसे संप्रभुता का दर्जा दिया गया, वो सामान्य इच्छा इन विशेषताओं को समेटे है। सबसे पहले ये रूसो कहता है कि ये सामान्य इच्छा सर्वोच्च है, निरंकुश सत्ता से युक्त है। चूंकि लोगों ने उसे सारे अधिकार सौंप दिए हैं, तो सारे अधिकारों को लेकर वो सर्वशक्ति संपन्न बन गई है, और वो निरंकुश तरीके से अपने अधिकारों का प्रयोग करती, कोई उसका विरोध नहीं कर सकता। हॉब्स ने भी तो यही कहा था कि संप्रभु कैसा है? निरंकुश है। हॉब्स का जो लेवियाथन है वो भी सर्वाधिकार संपन्न है, वो कानून का निर्माता है, लेकिन खुद कानून से बाध्य नहीं है। रूसो के चिंतन में भी जो सामान्य इच्छा है, जो संप्रभु है, जो शासक है, वो कैसी है? वो सर्वाधिकार संपन्न है, वो निरंकुश तरीके से शासन करती है। लेकिन हॉब्स का लेवियाथन एक व्यक्ति है, जबकि रूसो का संप्रभु सामान्य इच्छा है। इच्छा अमूर्त होती है, एक व्यक्ति के समान हम उसे इंगित नहीं कर सकते। राजा को या शासक को तो हम पहचान सकते हैं कि अमुक व्यक्ति शासक है, अमुक व्यक्ति प्रधानमंत्री है, अमुक व्यक्ति राष्ट्रपति है, अमुक व्यक्ति राजा है। लेकिन सामान्य इच्छा को पहचाना नहीं जा सकता, क्योंकि सामान्य इच्छा कोई व्यक्तिगत इच्छा नहीं है, वो समाज की सामान्य इच्छा है। इसीलिए प्रोफेसर हर्नशॉ ने क्या कहा कि रूसो की सामान्य इच्छा हॉब्स का शीश विहीन लेवियाथन है। यानी हॉब्स का संप्रभु और रूसो का संप्रभु दोनों अधिकारों की दृष्टि से समान रूप से सर्वशक्ति संपन्न है, लेकिन हॉब्स के संप्रभु को देखा जा सकता है, उसका सिर है, उसको पहचाना जा सकता है, क्योंकि वो एक व्यक्ति है या व्यक्ति समूह है। रूसो के संप्रभु को पहचाना नहीं जा सकता। वो ऐसा व्यक्तित्व है, वो ऐसा शासक है जिसका सिर कटा हुआ है। हम इंगित नहीं कर सकते कि सामान्य इच्छा कहाँ है, क्योंकि वो किसी व्यक्ति में नहीं है, वो तो पूरे के पूरे समाज में व्याप्त है, पूरे के पूरे समाज से निकली हुई है।
इसलिए वो हॉब्स का शीश विहीन लेवियाथन है, लेकिन शक्ति की दृष्टि से वो उतनी ही संपन्न है जितना हॉब्स का लेवियाथन है, हॉब्स का संप्रभु है। दूसरी विशेषता सामान्य इच्छा की रूसो के द्वारा बताई गई कि ये इच्छा अखंड होती है या इसमें एक तरह की एकता का भाव पाया जाता है। वैसे तो सामान्य इच्छा का निर्माण करने में व्यक्तिगत इच्छाओं का योग होता है, हर व्यक्ति अपने अपने विचार प्रकट करता है, किंतु विचार विमर्श के बाद अंतिम रूप में जो सामान्य इच्छा उभर कर सामने आती है वो एक ही होती है, कई नहीं होती। जैसे उदाहरण के तौर पर आप ले सकते हैं कि भारत में आरक्षण का मुद्दा उपस्थित हुआ। समाज के बहुत से वर्गों ने, जो पिछड़े वर्ग थे सामाजिक और शैक्षणिक रूप से, उन्होंने सरकारी नौकरियों में आरक्षण की मांग रखी। उस मांग के अनुरूप कमीशन बनाया गया, मंडल कमीशन। मंडल कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी। रिपोर्ट में ये कहा कि समाज में कुछ जातियां सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ी हुई हैं, इनको मुख्य धारा में शामिल करने के लिए सरकारी नौकरियों में और शिक्षण संस्थानों में इन जातियों के लिए 27% आरक्षण दिया जाना चाहिए। अब इस विचार के अनुरूप केंद्र सरकार ने और बहुत सी राज्य सरकारों ने अपने यहाँ आरक्षण के प्रावधान किए कानून बनाकर, लेकिन जिनका हित इस आरक्षण की व्यवस्था से प्रभावित हो रहा था, यानी वो वर्ग, वो सामान्य वर्ग, सामान्य जाति का वर्ग, जिसको सरकारी नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था होने से उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी योग्यता का सम्मान नहीं होगा, सरकारी नौकरियों के दरवाजे उसके लिए सीमित हो जाएंगे। तो बहुत संघर्ष हुआ इसके लिए, बहुत विरोध हुआ। पूरे देश में लंबा विचार विमर्श चला, गरम बहसबाजी हुई और उस विचार विमर्श के बाद अल्टीमेटली मामला कोर्ट में पहुंचा। कोर्ट ने सारी स्थितियों को देखने के बाद क्या निर्णय दिया कि जातिगत आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए, क्योंकि ये वो जातियां हैं जो लंबे समय से उपेक्षित रही हैं, समाज की मुख्य धारा से कटी रही हैं, पिछड़ी रही हैं। इनको मुख्य धारा में लाने के लिए आरक्षण की व्यवस्था उचित है, संविधान सम्मत है, लेकिन इस आरक्षण की लिमिट होनी चाहिए, सीमा होनी चाहिए। कोर्ट ने क्या सीमा निर्धारित कर दी कि किसी भी रूप में सभी तरह का आरक्षण मिलाकर 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। हुआ क्या था, बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट्स ने अपने यहाँ कानून बनाकर आरक्षण को 50 से भी ज्यादा, कहीं 60 कहीं 70% कर दिया गया था। इस स्थिति पर रोक लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दिया। तो ये जो निर्णय हुआ विचार विमर्श के बाद, कोर्ट के अंदर, कोर्ट के बाहर, संसद के भीतर, संसद के बाहर, विचार विमर्श के बाद ये जो निर्णय आया, इस निर्णय को आप सामान्य इच्छा कह सकते हैं और इसे सामान्य इच्छा के रूप में सभी देशवासियों के द्वारा स्वीकार भी किया। तो आरक्षण की व्यवस्था कोर्ट के निर्देशानुसार संचालित होती। ऐसे ही बहुत सारे प्रश्न समय समय पर सार्वजनिक विषय पर उपस्थित होते रहते हैं,
जिनका संबंध सबसे होता है, पब्लिक से होता है, और उस पर बहुत ज्यादा विचार विमर्श होता है, लेकिन विचार विमर्श के बाद जो फाइनल इच्छा, फाइनल विचार उभर कर सामने आता है, वो सामान्य इच्छा। इसीलिए रूसो कहता है कि ये सामान्य इच्छा एक होती है, इसमें एकता होती है, अखंडता होती है, एकीकृत रूप में ये समाज में स्वीकार की जाती है, और इसी इच्छा के आधार पर शासन कार्य का संचालन होता है। सामान्य इच्छा की अगली विशेषता क्या है कि वो विवेकपूर्ण होती है, सोच विचार कर उसका निर्माण किया जाता है। जब किसी सार्वजनिक प्रश्न पर विचार विमर्श किया जाता है तो उसके सारे पहलुओं पर ध्यान दिया जाता है कि इसका क्या प्रभाव होगा, इसमें ये कौन सा पक्ष है, दूसरा पक्ष क्या कहता है। हर पहलू को देखने के बाद तब फाइनल विचार तय होता है। तो ये विवेकपूर्ण होती है, सोच विचार के बाद, पूरा आकलन करने के बाद इसका निर्माण होता है, और इसलिए ये स्थायी होती है, क्षणिक नहीं होती। क्योंकि जो भी तर्कपूर्ण निर्णय होगा, जो भी विवेकपूर्ण निर्णय होगा, उसमें स्थायित्व का भाव होगा। अस्थायित्व तो वहां होता है जहां हम बिना सोचे विचारे अचानक जो मन में आया उसके अनुसार निर्णय कर बैठते हैं। इनको भावावेग कहते हैं, और भावावेग कभी भी स्थायी नहीं होते। अभी एक विचार हमारे मन में आ रहा है, कल दूसरा विचार हावी हो सकता है भावावेगों की वशीभूत होकर। सामान्य इच्छा इन भावावेशों पर आधारित नहीं है, सोच विचार कर तार्किक ढंग से बनाई जाती है, इसलिए इसमें स्थायित्व का गुण देखने को मिलता है। सामान्य इच्छा की बड़ी विशेषता उसका लोक कल्याणकारी होना है, क्योंकि ये समाज के लोगों की आदर्श इच्छाओं का योग है, और आदर्श इच्छाएं लोक कल्याण पर आधारित होती है, किसी स्वार्थ पर आधारित नहीं होती। ना तो स्वार्थ से उनका जन्म होता है, और न ही वो स्वार्थ पूर्ति का लक्ष्य रखती है। सामान्य इच्छा का लक्ष्य हमेशा लोक कल्याण करना होता है। इसके अतिरिक्त सामान्य इच्छा की एक खासियत उसका न्यायोचित होना है, यानी सामान्य इच्छा के अनुसार ही उचित अनुचित, न्याय अन्याय का निर्धारण किया जा सकता है, और उस इच्छा के आदेशों का पालन करने में ही व्यक्ति की वास्तविक स्वतंत्रता सुरक्षित होती है। जो स्वतंत्रता उसने आधुनिक नागरिक समाज में खो दी थी, वो स्वतंत्रता उसे फिर से प्राप्त हो जाती है जब सामान्य इच्छा के द्वारा शासन किया जाता है। क्योंकि सामान्य इच्छा जो कानून बनाती है, वो कानून कोई बाहरी कानून नहीं होते, बाह्य सत्ता के द्वारा दिए गए आदेश नहीं होते, बल्कि समाज के आदेश होते हैं। क्योंकि जो सामान्य इच्छा है वो व्यक्तिगत इच्छा नहीं है, संपूर्ण समाज की आदर्श इच्छाओं का योग है, लोक हितकारी इच्छाओं का योग है, जिस इच्छा में हर व्यक्ति की आदर्श इच्छा शामिल है। तो इसका मतलब है कि कानून में भी हमारी आदर्श इच्छा शामिल है। सामान्य इच्छा के द्वारा जो कानून बनाया जाता है, उस कानून को बनाने में हमारी भी इच्छा शामिल है। लिहाजा कानून का निर्माता कौन बन गया? पूरा का पूरा समाज बन गया। हर व्यक्ति कानून निर्माण की प्रक्रिया में शामिल है इस धारणा के अनुसार, और जिस कानून को हमने खुद बनाया है, जिस कानून के बनने में हमारा भी योगदान है आदर्श इच्छा के रूप में, उस कानून का पालन करने में हमारी स्वतंत्रता प्रतिबंधित नहीं होती।
स्वतंत्रता कब प्रतिबंधित होती? जब किसी बाहरी सत्ता के द्वारा, बाहरी संप्रभु के द्वारा कानून बनाया जाता और हमें उसे मानने के लिए कहा जाता। क्योंकि सामान्य इच्छा द्वारा जो कानून बनाया जा रहा है उसमें समाज के हर व्यक्ति की इच्छा शामिल है, आदर्श इच्छा शामिल है, इसलिए कानून कोई बाहरी चीज नहीं है। कानून बनाने में व्यक्ति की भागीदारी है, व्यक्ति की इच्छा की भागीदारी है, इसलिए कानून का पालन करने में ही व्यक्ति की वास्तविक स्वतंत्रता सुरक्षित है। और इस संबंध में रूसो ने फोर्स्ड फ्रीडम का कंसेप्ट दिया है, बाध्यकारी स्वतंत्रता जिसे वो कहता। वो क्या कहता है कि कानून का पालन करने में ही व्यक्ति की स्वतंत्रता सुरक्षित, वो कानून का विरोध नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता और क्यों उसे कानून को मानना चाहिए? क्योंकि कानून उसने ही तो बनाया है, सामान्य इच्छा ने कानून बनाया है, लेकिन उस सामान्य इच्छा में उसकी भी इच्छा शामिल है। कौन सी इच्छा? आदर्श इच्छा शामिल है। तो अगर कोई व्यक्ति कानून को मानने से इनकार करता है तो रूसो कहता है कि समाज के अन्य लोगों का दायित्व बनता है कि वो उसे सामान्य इच्छा के आदेशों का, सामान्य इच्छा द्वारा बनाए गए कानूनों का पालन करने के लिए बाध्य करें। क्यों बाध्य करें? क्योंकि कानूनों को मानने में ही उसकी स्वतंत्रता सुरक्षित रह सकती है। कानून से परे जाकर वो अपनी स्वतंत्रता को हासिल नहीं कर सकता। तो सामान्य इच्छा की इस धारणा के द्वारा और बाध्यकारी स्वतंत्रता की धारणा के द्वारा उसने समाज के शासक स्वरूप को प्रकट किया, जो आगे चलकर जनतंत्र का आधार बना। जनतंत्र में भी तो यही मानते हैं कि शासन किसकी इच्छा अनुसार होता है? जनता की इच्छा के अनुसार होता है, जनमत के अनुसार होता है। इसी बात को प्रकारांतर से रूसो ने सामान्य इच्छा की धारणा के माध्यम से बताया, जब वो कहता है कि संप्रभु कोई व्यक्ति नहीं है, बल्कि संप्रभुता संपूर्ण समाज से जन्म लेने वाली सामान्य इच्छा में निहित है। आगे रूसो ये कहता है कि ये सामान्य इच्छा अदेय है, किसी को दी नहीं जा सकती, हस्तांतरित नहीं की जा सकती, और ऐसा माना जाता है कि अदेयता का विचार प्रस्तुत कर रूसो ने प्रत्यक्ष लोकतंत्र का समर्थन किया। यानी जनता अपनी इच्छा के अनुसार खुद शासन करेगी, वो अपनी इच्छा को किसी प्रतिनिधि को नहीं सौंप सकती, जैसा कि प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र में होता है। जो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है, जो प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र होता है, ज्यादातर देशों में ऐसा ही लोकतंत्र है। उसमें क्या माना जाता है कि जनता समय समय पर अपने शासन करने के अधिकार को अपने जनप्रतिनिधियों को सौंपेगी, निर्वाचन के माध्यम से उनको चुन कर। क्योंकि पूरी जनता का शासन एक साथ संभव नहीं है, उसमें बहुत सारी व्यावहारिक कठिनाइयां हैं। जनसंख्या बहुत विशाल होती है, क्षेत्रफल बहुत बड़ा होता है, तो सारी जनता के द्वारा सीधे सीधे अपने शासन करने के अधिकार का प्रयोग किया जाए, ये व्यवहारतः संभव नहीं है। इसीलिए प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र का विकास हुआ। लेकिन रूसो क्या कहता है? रूसो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उपासक है। वो कहता है सामान्य इच्छा का प्रतिनिधित्व नहीं हो सकता, वो किसी और को हस्तांतरित नहीं की जा सकती। लेकिन व्यावहारिक कठिनाइयों को देखते हुए वो क्या कहता है कि निर्वाचित कुलीन तंत्र का प्रयोग किया जा सकता है। यानी समाज के कुछ बुद्धिजीवियों को, कुछ कुलीन लोगों को, कुछ योग्य लोगों को जनता
समाज चुनकर भेजेगा, उन्हें शासन करने का अधिकार देगा। तो निर्वाचित कुलीन तंत्र का वो समर्थन करता है, योग्यता आधारित कुलीन तंत्र का समर्थन करता है। तो सामान्य इच्छा का उसका विचार उसे लोक संप्रभुता के सिद्धांत का जनक बना देता है। रूसो के विभिन्न राजनीतिक विचारों को देखने के बाद हम कुछ निष्कर्षों तक पहुंचते हैं। यानी उसके विचारों को अगर हम समराइज करें तो वो कुछ बिंदुओं में समाहित होते हैं, जैसे आधुनिक नागरिक समाज की विकृतियों को दूर करने के लिए और मनुष्य ने जो अपनी स्वतंत्रता, प्राकृतिक अवस्था की स्वतंत्रता खो दी थी, उसको फिर से प्राप्त करने के लिए एक आदर्श राज्य के निर्माण की आवश्यकता है। इस आदर्श राज्य का निर्माण कैसे होगा? व्यक्तियों के मध्य संपन्न होने वाले समझौते से होता है। ये समझौता रूसो के चिंतन में एक सामाजिक समझौता है, राजनीतिक नहीं। संप्रभु सत्ता का उदय समझौते के परिणाम स्वरूप हुआ है, वो खुद समझौते का अंग नहीं है। वैसे ही जैसे हॉब्स के चिंतन में लेवियाथन समझौते का अंग नहीं है। रूसो के समझौते में व्यक्ति के दो रूप प्रकट होते हैं, एक उसका व्यक्तिगत रूप है और दूसरा सामूहिक। समझौते के बाद व्यक्तिगत रूप में तो उसने अपने अधिकारों का समर्पण कर दिया, यानी उसका व्यक्तिगत रूप विलीन हो जाता है, किंतु सामान्य इच्छा में चूंकि उसकी भी इच्छा शामिल होती है, इसलिए समाज के सदस्य के रूप में उसका सामूहिक व्यक्तित्व बना रहता है। समूह के सदस्य के रूप में वो अपने सारे अधिकारों और स्वतंत्रताओं का उपभोग करने में सक्षम होता है। समझौते के बाद एक ऐसे शासक का उदय होता है जो एक व्यक्ति नहीं है, व्यक्ति समूह नहीं है, बल्कि समाज से जन्म लेने वाली एक अमूर्त सामान्य इच्छा है जो दिखाई नहीं देती। ये सामान्य इच्छा ही शासक है और शासक शक्ति संपन्न शासक है, किंतु ये इच्छा समाज के लोगों की ही अपनी इच्छा है, उनकी आदर्श इच्छाओं का योग है, कोई बाहरी तत्व नहीं है। यानी व्यक्ति अपने शासक खुद हैं, सामान्य इच्छा के शासन के रूप में। सामान्य इच्छा जन कल्याणकारी और न्यायपूर्ण होती है। व्यक्ति अपने हितों का अच्छी तरह निर्णय नहीं कर सकता, ऐसा रूसो मानता है। उसका हित तो सामान्य इच्छा के अनुसार कार्य करने में ही होता है। यानी सामान्य इच्छा जो कानून बनाती है, उन कानूनों का पालन करके ही व्यक्ति अपनी वास्तविक स्वतंत्रता को प्राप्त कर सकता है, और कानूनों का पालन करके वो किसी बाह्य सत्ताधारी के आदेश का पालन नहीं कर रहा, बल्कि खुद अपनी ही सत्ता के द्वारा दिए गए आदेश का पालन कर रहा है, क्योंकि सामान्य इच्छा में उसकी सत्ता, उसकी इच्छा भी शामिल है। रूसो क्या कहता है कि जो कुछ मनुष्य समझौते से खोता है वो है उसकी प्राकृतिक स्वतंत्रता और किसी भी वस्तु को प्राप्त करने का असीमित अधिकार। यानी प्राकृतिक अवस्था में उसका जब और जो जी में आता था वो प्रकृति से प्राप्त कर लेता था, जो कुछ करने का मन होता था वो कर लेता था, यानी उसकी स्वतंत्रता असीमित थी। लेकिन सामान्य इच्छा का निर्माण होने के बाद, उसके संप्रभु शासक होने के बाद व्यक्ति कैसी स्वतंत्रता प्राप्त करता है? सामाजिक स्वतंत्रता प्राप्त करता है, असीमित स्वतंत्रता प्राप्त
नहीं करता, यानी उसे अपने साथ साथ दूसरों की स्वतंत्रता का भी ध्यान रखना होता है, और ये ध्यान सामान्य इच्छा द्वारा बनाए गए कानूनों के माध्यम से रखा जाता है। कानून हर व्यक्ति की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करते हैं। कुछ खास लोगों की स्वतंत्रता तो केवल प्राकृतिक अवस्था में प्राप्त हो पाती है। ऐसे शक्तिशाली लोग जो अपनी शक्ति के बल पर अपने अधिकारों का उपभोग तो कर लेते हैं, लेकिन जनसाधारण अपने अधिकारों से वंचित रह जाता है। अब बात आती है कि रूसो के जो विचार हैं, क्या वो परिपूर्ण हैं, या आलोचकों ने उसकी आलोचना भी की है। कोई भी विचार हर पहलू से परिपूर्ण नहीं होता। रूसो के साथ भी ऐसा है। उसके विचारों में भी बहुत सारी कमियां रह गई हैं, जिन कमियों के कारण आलोचकों ने उसकी आलोचना की है। जैसे आलोचक ये कहते हैं कि रूसो के जो विचार हैं वो सामाजिक प्रगति के विरोधी हैं। कैसे कि वो आधुनिक नागरिक समाज का आलोचक है और प्राकृतिक अवस्था की जो आदर्श बर्बरता की स्थिति थी उसको वो आदर्श मानता है। आलोचक ये कहते हैं कि ऐसा लगता है कि रूसो फिर से व्यक्ति को उसी बर्बर अवस्था में ले जाना चाहता है। आधुनिक सभ्यता के द्वारा जो कुछ अर्जित किया गया है उन सब को नकार कर रूसो यही संदेश देता है कि प्राकृतिक अवस्था में वापस चलो, यदि सुख, शांति, संतुष्टि चाहिए तो। वो क्या कहता है कि मुझे वही अज्ञानता, वही निर्दोषता, वही जंगलीपन लौटा दो, सुखी हो जाऊं। लेकिन ऐसा ना तो व्यावहारिक है और न ही वांछनीय। सभ्यता और संस्कृति की हमने जो अब तक प्रगति कर ली है, उस प्रगति को धता बताकर फिर से वापस लौटना ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आधुनिक सभ्यता में कुछ कमियां हो सकती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उन कमियों को दूर करने के बजाय हम फिर से प्राकृतिक अवस्था में ही वापस हो लें, जैसा कि रूसो के वर्णन से प्रतीत होता है। आलोचक उसके चिंतन में विरोधाभास भी देखते हैं, यानी खुद अपनी ही बातों को काटता हुआ दिखाई देता है रूसो अपने चिंतन में। कैसे? एक तरफ जब वो प्राकृतिक अवस्था का चित्रण कर रहा है तो प्राकृतिक अवस्था के दूसरे चरण में उसने क्या कहा कि प्राकृतिक अवस्था की जो शांति थी, जो आदर्श स्थिति थी, जो संतोष का भाव था लोगों में, वो कैसे समाप्त हो गया? विवेक के उदय के कारण। वो कहता है कि विवेकशील मनुष्य ही सबसे ज्यादा शरारती प्राणी होता है। यानी वो विवेक को क्रिटिसाइज करता है कि आधुनिक सभ्यता की सारी बुराइयों की जड़ क्या है? मनुष्य का विवेक, मनुष्य की तर्कशीलता। लेकिन दूसरी तरफ जब वो सामान्य इच्छा के माध्यम से राज्य के निर्माण की बात करता है, संप्रभु सत्ता के निर्माण की बात करता है, आदर्श गणतंत्र की बात करता है, तो उस सामान्य इच्छा की जब वो विशेषता बताता है, क्या बताता है? विवेकपूर्ण होना। यानी सामान्य इच्छा कैसी इच्छा है समाज के लोगों की? वो इच्छा जो विवेक पर आधारित है, जो लोक कल्याण का भाव समेटे हुए है। तो शुरू में तो उसने विवेक को क्रिटिसाइज किया, बाद में उसी विवेक का शासन उसने एक तरीके से स्थापित कर दिया। तो रूसो की कौन सी बात सच मानी जाए? आलोचक ये कहते हैं, ये प्रश्न उठाते हैं कि उसके चिंतन में तो स्वयं एक बहुत बड़ा विरोधाभास है, और इस विरोधाभास के कारण
उसके जो विचार हैं वो बहुत जटिल बन जाते हैं, आसानी से समझ में नहीं आते। खासतौर से उसकी जो सामान्य इच्छा की धारणा है वो बहुत ही अस्पष्ट है और जटिल है, जिसे समझना आसान नहीं है। क्योंकि इच्छा कैसे शासन कर सकती है, ऐसी इच्छा जो दिखाई नहीं देती, वो शासक कैसे बन सकती है? कैसे समाज में किसी समस्या के उदित होने पर सामान्य इच्छा का पता लगाया जाएगा? ये बहुत ही मुश्किल है। कहना आसान है कि शासन सामान्य इच्छा के अनुसार संचालित हो तो वो आदर्श होगा, लेकिन किसी विषय विशेष पर सामान्य इच्छा है क्या, इसका पता लगाना इतना आसान नहीं है। व्यावहारिक दृष्टि से ये संभव नहीं है। तो ये सामान्य इच्छा की धारणा उसकी बहुत ही जटिल है, अस्पष्ट है और अमूर्त है। इसके अलावा आलोचक ये भी मानते हैं कि रूसो ने सामान्य इच्छा को निरंकुश शासक के रूप में पेश किया है। वो क्या कहता है कि सामान्य इच्छा की सत्ता वैसी ही निरंकुश है जैसे हॉब्स का लेवियाथन है, यानी वही सब कुछ निर्णय करेगी, वही कानून बनाएगी, वही न्याय अन्याय का निर्धारण करेगी और लोग उसके आदेशों को मानने के लिए बाध्य होंगे। उसके अधिकार निरंकुश होंगे, वो सर्वाधिकार संपन्न होगी, इसलिए भी क्योंकि समझौता करते समय लोगों ने अपने सारे अधिकार उसे ही सौंप दिए। आलोचक ये कहते हैं कि सामान्य इच्छा की निरंकुशता निरंकुश शासन को जन्म देगी और निरंकुश शासन में लोगों के अधिकार सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। चूंकि सामान्य इच्छा बहुत स्पष्ट नहीं होगी किसी विषय पर, इसलिए उसकी अस्पष्टता का लाभ शासक वर्ग के द्वारा उठाया जाएगा और वो शासक वर्ग ये तर्क देते हुए कि जनता अपने हित को खुद नहीं पहचानती, किसी विषय में सामान्य इच्छा वास्तव में क्या है ये जनता को नहीं पता, ये हमें पता है, हम शासकों को पता है, ऐसी दुहाई देकर, ऐसा तर्क देकर वो जनता पर मनमाना शासन कर सकते हैं। इस बात की बहुत बड़ी संभावना है आलोचकों की दृष्टि। प्रोफेसर वाहन ने क्या कहा कि रूसो ने अपनी समष्टिवादी विचारधारा से व्यक्ति को शून्य में परिवर्तित कर दिया है। ये कहकर कि व्यक्ति अपने व्यक्तिगत रूप में अधिकारों को छोड़ देगा लेकिन समूह के रूप में प्राप्त कर लेगा। कैसे प्राप्त करेगा, शासक उसका क्या मतलब निकालेगा, इसके बारे में रूसो के विचार स्पष्ट नहीं है और इसलिए वो अधिनायकवाद का मार्ग प्रशस्त करते हैं। प्रोफेसर रसेल, ब्राउन, मूरे, इन आलोचकों ने भी रूसो पर अधिनायकवादी होने का आरोप लगाया है। आलोचक ये भी कहते हैं कि सामान्य इच्छा जैसा कोई कंसेप्ट हो सकता है, ये बात समझ में नहीं आती, क्योंकि अगर किसी व्यक्ति की कोई व्यक्तिगत इच्छा है तो हर व्यक्ति की अपनी इच्छा विशेष ही होगी, वो सामान्य कैसे बन सकती है? और यदि वो सामान्य है तो फिर वो व्यक्तिगत इच्छा कैसे है? तो इच्छा यदि सामान्य है तो व्यक्तिगत नहीं हो सकती और व्यक्तिगत इच्छा है तो सामान्य नहीं हो सकती। आलोचक इस लिहाज से भी उसकी आलोचना करते हैं। साथ ही ये भी मानते हैं कि रूसो ने सामान्य इच्छा की जो विशेषता बताई, उसमें कहा कि सामान्य इच्छा लोक कल्याणकारी भाव को लिए हुए होती है, यानी व्यक्ति की वो इच्छा जिसमें लोक कल्याण का भाव मौजूद हो, वो आदर्श इच्छा है और उन्हीं आदर्श इच्छाओं को मिलाकर सामान्य इच्छा का निर्माण होता है।
आलोचक ये कहते हैं कि लोक कल्याण की धारणा अपने आप में अस्पष्ट है। लोक कल्याण बहुत व्यापक शब्द है, उसको समझना, उसके अनुसार कार्य करना, विचार करना इतना आसान नहीं है। किसी एक कार्य को, किसी एक विचार को कोई एक व्यक्ति लोक हितकारी मान सकता है, दूसरे विचार को दूसरे पक्ष से देखने पर वही किसी दूसरे व्यक्ति के लिए अकल्याणकारी हो सकता है। तो लोक कल्याण की धारणा जब स्वयं में स्पष्ट नहीं है और कोई काम लोक हितकारी है या नहीं है, इस बात का निर्णय पहले नहीं किया जा सकता जब तक कि उस कार्य का परिणाम ज्ञात न हो जाए। इसलिए आलोचकों को आलोचना का मौका मिल जाता है रूसो के चिंतन में। लेकिन इन कमियों के बावजूद रूसो का राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में योगदान कम नहीं होता। ये बहुत बड़ा योगदान था रूसो का जब उसने कहा कि राज सत्ता का आधार शासक की इच्छा नहीं बल्कि जन सहमति है। इसी विचार ने आगे चलकर जन संप्रभुता की धारणा को जन्म दिया और फ्रेंच रिवॉल्यूशन का मार्ग प्रशस्त किया। आधुनिक लोकतंत्र का जनक बन जाता है रूसो अपनी सामान्य इच्छा की धारणा के अनुसार। लेकिन रूसो के चिंतन का एक नकारात्मक पक्ष ये है कि जैसा आपने देखा कि सामान्य इच्छा की धारणा इतनी अस्पष्ट है, जिसकी अस्पष्टता का लाभ दुनिया में उठाया गया और इसका लाभ उठाकर हीगलवादी उग्र आदर्शवाद को जन्म मिला। जिस उग्र आदर्शवाद में क्या कहा गया कि राज्य पृथ्वी पर परमात्मा का अवतरण है, इसलिए व्यक्ति को राज्य के विरोध का अधिकार नहीं है। राज्य व्यक्ति से ऊपर है, राज्य का व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यक्तित्व से बड़ा, भिन्न, व्यापक है। व्यक्ति राज्य के लिए है, राज्य व्यक्ति के लिए नहीं है। हीगल के इस चिंतन का लाभ आगे चलकर फासीवाद और नाजीवाद के द्वारा उठाया गया और आप जानते हैं कि ये दोनों विचारधाराएं सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एक बड़ा कारण बनी। वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जिसमें दुनिया को भयंकर जनधन का विनाश देखना पड़ा। तो ये रूसो के विचारों का ही नकारात्मक प्रभाव था कि उग्र आदर्शवाद, फासीवाद और नाजीवाद डेवलप। लेकिन पॉजिटिवली उसका सबसे बड़ा योगदान ये था कि उसने सामान्य इच्छा की धारणा के माध्यम से लोक संप्रभुता के सिद्धांत को जन्म दिया। लोकतंत्र की आधारशिला रखी उसने और ये उस समय बहुत बड़ी बात थी।